जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, कि दिन संभर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े दो अधूरे स्वप्न, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लें कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। जख्म इतने मिले कि सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे कि जले ही नहीं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पॉलिटी की सेकंड वीडियो लेके आए हैं। जो सेकंड टॉपिक है इस पे आगे आज हम चर्चा करेंगे। अब तक हमने पॉलिटी में जो राज व्यवस्था है उसके विकास की बात की थी, किस तरीके से राज व्यवस्था का विकास हुआ। और आज हम बात करेंगे कि जो राज व्यवस्था है हमारे यहाँ की जो पॉलिटी है उसका जो ऐतिहासिक विकास किस तरीके से हुआ उस पर हम बात करेंगे। पहला अधिनियम कौन सा बना, अंतिम अधिनियम कौन सा बना, कौन कौन से ऐसे अधिनियम हैं जो हमारे संविधान में सीधे सीधे रखे गए हैं। तो यहाँ से कल हमने जो बात की थी, टॉपिक हमने छोड़ा था, वो टॉपिक हमने छोड़ा कि हमारे जो थे अधिनियम जो थे उन अधिनियमों की आज हम शुरुआत करेंगे। और अधिनियमों का अगर हम बात करें, ऐतिहासिक विकास की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी, सबसे पहले हम देखें जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ है, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई है। द्वैध शासन के बाद क्या होगा, पहला अधिनियम 1773 का एक्ट आएगा जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानेंगे। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण अधिनियम आए हैं उनकी दोस्तों अगर हम बात करें तो उनको ज़रा देखते हैं। यहाँ अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अधिनियम तो इनको हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। कुछ अधिनियम ऐसे जिनको लागू करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और दूसरे ऐसे अधिनियम जिनको लागू करने का काम ब्रिटिश सरकार करेगी। यानी कि जिन अधिनियमों की अगर मैं बात करूं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट हुआ, 1786 का अधिनियम हुआ, जो 1793 का प्रथम चार्टर है ये हुआ। तो इनमें सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से अधिनियम या एक्ट ऐसे हैं जो कंपनी द्वारा लागू किए गए, कौन कौन से ऐसे हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है कि जितने भी अधिनियम ये बने, जो चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किए या ब्रिटिश क्राउन या सरकार के द्वारा लागू किए गए, प्रत्येक अधिनियम को जो बनाने का काम किया है वो ब्रिटिश संसद ने किया है, ब्रिटिश सरकार ने किया है। इनको दो भागों में दोस्तों हम बांटते हैं, जिनमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू और दूसरे दोस्तों कौन से हैं जिनको लागू किसने किया है, ब्रिटेन क्राउन राजा या ब्रिटिश संसद के द्वारा लागू किए गए हैं। इनको हम क्राउन के द्वारा लागू या ब्रिटिश संसद ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू भी कह सकते हैं। एक एक अधिनियम पे आपको डिस्कस करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से जो क्वेश्चन है हमारे अपर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इन अधिनियमों में, अगर क्वेश्चन बने फैसा और आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यहाँ पे कितने चार्टर एक्ट आए, तो चार्टर अधिनियम जो आपको बताने हैं वो कितने आए हैं दोस्तों, 4 आए हैं। 4 चार्टर आए हैं। कौन कौन सा, एक तो चार्टर पहला जो आया वो कब आया, 1793 का चार्टर था जो पहला चार्टर था। दूसरा कब आया दोस्तों, 20 साल बाद आएगा। अगर हम 1793 के बाद बात करें तो 1813 में आएगा। फिर आप 20 साल जोड़िए तो 1833 में आएगा। फिर 20 साल जोड़िए तो 1853 में आएगा। चार्टर दोस्तों पूछे जाएं कितने आए तो कितने बताने हैं, 4 बताने हैं। प्रथम चार्टर कब आया तो ये बताना है आपको, 1793 में आया। अंतिम चार्टर कब आया, 1853 में आया। कितने समय के अंतराल पे आता है तो 20 ईयर्स के अंतराल पर आता है। यहाँ पे देखिए
सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं रेगुलेटिंग एक्ट की, तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है इसके आने का कारण क्या है। आने का कारण यह है कि जो दो युद्ध मैंने अभी आपको बताए थे, एक तो 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा 1764 का बक्सर का युद्ध। इन युद्धों के बाद बंगाल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किसका हो गया था दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब होगा क्या कि 1772-73 में ये जो कंपनी है वो डूबने की कगार पे आ जाएगी और पूरी तरीके से डूब जाएगी। कंपनी जो है वो घाटे में जाएगी, और कंपनी जब घाटे में गई तो कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने पाउंड मांग लिए? 10 लाख पाउंड मांग लिए, उधार मांग लिए, कर्ज मांग लिए। अब ब्रिटिश संसद के जो लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि एकमात्र कंपनी जो ब्रिटिश से गई हुई है, जिसे प्रशासनिक और व्यापारिक पूरा एकाधिकार प्राप्त है, वो कंपनी घाटे में जा रही है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो समझ में आया, निकलने में आया, वो क्या आया दोस्तों? करप्शन। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब करप्ट थे। यानी कि जो बिजनेस चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें ये लोग जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो पर्सनल बिजनेस करने लगे, व्यक्तिगत तौर पे बिजनेस करने लगे। यही कारण हुआ कि कंपनी जो है वो घाटे में चली जाएगी। और जैसे ही कंपनी घाटे में गई, कंपनी ने कर्ज ब्रिटिश सरकार से मांगा, वैसे ही ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियम बनाने शुरू कर दिए। नियम हम क्यों बनाते हैं? किसी व्यक्ति पर, लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ कोरोना आया तो मोदी जी ने नियम बना दिया कि कोई बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेगा, 2-4 लोगों के ग्रुप में 10-5 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। तो ये जो नियम बनाए, ये नियम क्यों बनाए दोस्तों? नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहला अधिनियम कौन सा बना, पहला एक्ट कौन सा बना? तो हमें बताना है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब जो नियंत्रण स्थापित किया जाए ब्रिटिश कंपनी पर, वो किस तरीके से दोस्तों किया जाए, उसके लिए जो हमारा अधिनियम आया है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान इसमें जो किया गया वो प्रावधान ये था कि यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर और भारत का प्रथम वाइसराय। ये जो क्वेश्चन आते हैं इन पे भी दोस्तों हम भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो ये कब आया दोस्तों? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया है वो 1793 में आया है। कब आया है दोस्तों? 1793। ये रेगुलेटिंग शब्द है दोस्तों, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है नियामक कानून। और नियामक कानून ये कब बना? 1773 में बना। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि जिस समय ये पहला एक्ट आया है, पहला अधिनियम आया है, इस समय ब्रिटेन का जो क्राउन है, राजा है, वो राजा कौन है? तो आंसर देना है दोस्तों जॉर्ज तृतीय। और इस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कौन है? लॉर्ड नॉर्थ। कौन सा? लॉर्ड नॉर्थ। ये कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इस समय पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो इस समय जो बंगाल का गवर्नर है दोस्तों वो कौन है? वारेन हेस्टिंग। लेकिन अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर पूछा जाए, तो आंसर क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव। क्या बताएंगे दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। ये कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर था। और प्रथम गवर्नर जो था वो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। और बंगाल की अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग। क्या बताएंगे? वारेन हेस्टिंग। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल। और अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट देखिए, इस जो रेगुलेटिंग एक्ट आया इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो पहला प्रावधान तो यही था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया। और बंगाल का गवर्नर इस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी किसको बना दिया? तो वारेन हेस्टिंग को बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 4 सदस्यों की गवर्नर की कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई। यानी कि गवर्नर की कार्यकारी परिषद में कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे। और ये जो निर्णय देंगे वो निर्णय गवर्नर जनरल को मानना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्या है इसमें, यहाँ कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार दे दिया, यानी मोनोपोली दे दी कि आप 20 साल तक, अगले 20 साल तक भारत में व्यापार करो। ब्रिटेन से यानी ब्रिटिश से कोई भी दूसरी कंपनी व्यापार करने नहीं जाएगी, आपका इस व्यापार पर पूरा अधिकार होगा। ये भी बात किस अधिनियम में कही गई, किस एक्ट में कही गई, रेगुलेटिंग एक्ट में। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, इसके तहत 1774 में, इसके तहत कब दोस्तों, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, बोले तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इसके तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई, 1774 में की गई। बंगाल में की गई, कौन से एक्ट के द्वारा की गई है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, उसको और देख लीजिए कि बंगाल को, जो बंगाल है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम राजधानी कहाँ बनवाया था, कलकत्ता में। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो राजधानी होगी वो कहाँ होगी, कलकत्ता। यानी कलकत्ता को पहली बार राजधानी अंग्रेजों ने कब बनाया है, तो इसी एक्ट में बनाया है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। यहाँ पे क्या बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजधानी है वो राजधानी किसको बनाया गया, राजधानी कलकत्ता को बनाया गया। ये थोड़ा और ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी किसको बनाया गया दोस्तों, कलकत्ता को। एक बार फिर से सुनिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये किसने बनाया, ब्रिटिश संसद ने। इस समय यहाँ का शासक क्राउन कौन है, तो जॉर्ज तृतीय। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, लॉर्ड नाथ। कौन है दोस्तों, लॉर्ड नाथ। इसके बाद इसमें जो प्रावधान है वो प्रावधान क्या है, तो पहला प्रावधान क्या है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल का क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे उस समय इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी जो स्थापित की थी दोस्तों, वो दो, एक तो महाराष्ट्र मुंबई बोलना तो कहाँ थी, मुंबई प्रेसिडेंसी थी। दूसरी बात करें तो इनकी यहाँ पे मद्रास में थी, कहाँ थी, मद्रास में। और तीसरी जो थी वो कहाँ थी दोस्तों, बंगाल में। कहाँ प्रेसिडेंसी थी, बंगाल में। अब तक क्या था कि बंगाल का जो गवर्नर था वो प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था। अब क्या किया है कि दो प्रेसिडेंसी जो बची इनको भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। यानी कि गवर्नर जनरल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो शेष दो प्रेसिडेंसी हैं उनका भी गवर्नर किसको बना दिया, बंगाल के गवर्नर को बना दिया। इसीलिए बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल को इसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यहाँ पे देखें, राजधानी कलकत्ता कब बनी, 1774 में ही बनी है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनी है। ये प्रावधान आपको समझ में आ गए होंगे। आगे और इसमें देखते हैं, ये जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है, यहाँ से जज पूछे जाते हैं कि इसके जज कौन थे। तो इसके बारे में थोड़ी अगर हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय, वेरी इंपॉर्टेंट, स्थापना 1774 कहाँ हुई है, कलकत्ता में। ये जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश दोस्तों पूछे जाएं तो एलिजा इम्पे। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड एलिजा इम्पे। और इसमें कुल जो न्यायाधीश थे, कुल जज थे, वो संख्या 4 थी। इसमें 3 जो थे वो अन्य जज थे और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, लॉर्ड एलिजा एम्पे। इसमें कौन कौन से अन्य न्यायाधीश थे, तो एक चैम्बर्स ध्यान रखना है, हाइड ध्यान रखना है और एक ली मैस्टर ध्यान रखना है। ये कुल जजों की संख्या कितनी थी दोस्तों, 4 थी। यहाँ पे क्या हुआ, एक केस आपको निकल के आता है, आपने नाम सुना होगा घसीटी बेगम। ये जो घसीटी बेगम आपने नाम सुना होगा, एक करेक्टर है और ये कौन है, जो सिराजुद्दौला था उसकी मौसी है, सिराजुद्दौला की मौसी है। और ये अंग्रेजों की बहुत वफादार रही है। ये प्लासी का युद्ध अंग्रेजों को जितवाने का काम इसकी जो मौसी घसीटी बेगम है उसका काम है। अब होता क्या है कि अगर मैं घसीटी बेगम की बात करूं तो ये जो घसीटी बेगम है, घसीटी बेगम, इसका भाई साहब इसकी एक सेटिंग हो जाती है एक ब्राह्मण से। इससे एक सेटिंग हो जाती है
ब्राह्मण से। और जब ब्राह्मण से घसीटी बेगम की सेटिंग हुई तो ये बात किसको बुरा लगेगी? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों में देखें तो बंगाल का यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग। कौन है दोस्तों? वारेन हेस्टिंग। और ये वारेन हेस्टिंग है, ये दोस्त है एक अच्छा किसका? एलिजा इम्पे का। अब देखो, पहले ये इसकी जो सेटिंग थी वो किससे थी दोस्तों? वारेन हेस्टिंग से। अब हुआ क्या कि ये इसको छोड़कर किसके साथ होली? एक ब्राह्मण के साथ होली। अब अगर आपका कोई दोस्त अगर जज है और आपको किसी से दुश्मनी है तो आप सीधे कहाँ जाएंगे? अपने दोस्त के पास। और उस समय सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था? बंगाल में। और बंगाल का जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसका दोस्त है? वारेन हेस्टिंग का। हुआ ये कि इसने इनके खिलाफ मुकदमा डाला और इनके द्वारा भाई साहब इन दोनों को फांसी की सजा दिलवा देता है। कौन? वारेन हेस्टिंग, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब हुआ क्या, जब ये खबर ब्रिटिश संसद वालों को पता लगेगी, ब्रिटेन की क्राउन को पता लगेगी, तो उन्होंने कहा कि वारेन हेस्टिंग को बुलाया जाए और इस पर महाभियोग चलाया जाए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चला? तो वो आंसर क्या होता है? वारेन हेस्टिंग। ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, अगला जो अधिनियम है 1773 के बाद कब आएगा दोस्तों? 1773 के बाद मैंने बताया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कब का दोस्तों? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आइए इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, चलो देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया दोस्तों? तो बताना है आपको, 1784 में आया। अब पिट्स इंडिया एक्ट के समय अगर पूछा जाए क्राउन कौन है, तो क्राउन वही है, जॉर्ज तृतीय। अगर यहाँ पे पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट जो आया है इसके समय हम प्रधानमंत्री की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो कौन है इस समय? पिट्स। कौन है? विलियम पिट्स। ये जो पिट्स है इसी ने इस एक्ट का निर्माता है, निर्माण किया है, क्रिएट किया है, इसीलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। अगर दोस्तों हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट में देखें इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो प्रावधान में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला फर्स्ट प्रावधान क्या किया गया इसमें? फर्स्ट प्रावधान यह है कि अभी मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें सदस्य संख्या दोस्तों कितनी थी? 4 थी। और 4 से कम करके कितनी कर दी गई? बताइए। 4 से कम करके 3 कर दी गई। यहाँ पे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे अगला फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत की गई है। यानी कि कंपनी के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BIC लिख लो या BEC लिख लो, BEC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंदर द्वैध शासन की शुरुआत की गई। इसकी दोस्तों द्वैध शासन की शुरुआत। दूसरी बात, द्वैध शासन शुरू कब किया है? तो 1784 में। ये द्वैध शासन जो दोस्तों शुरू हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर शुरू हुआ है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में अभी मैं बता रहा हूँ आपसे किस तरीके से हुआ है। ये एक्ट आया क्यों है? तो आपको बताना है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कमियों को दूर करने के लिए। क्यों आया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए। क्लियर हो गया आपको क्यों आया? रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए आ रहा है।
नेक्स्ट अगर दोस्तों हम इसमें देखें कि द्वैध शासन क्या है, द्वैध शासन का मतलब है कि अब तक यहाँ पे जो कंपनी थी वो प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों काम कर रही थी। बोले तो प्रशासनिक, राजनीतिक, और यहाँ पे देखें हम जो ट्रेड का काम था, व्यापार का काम था, वो काम कौन कर रही थी, कंपनी कर रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो कंपनी है, अगर मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी है, इसमें दोहरा शासन शुरू कर दिया। इसका जो व्यापार था ये अलग कर दिया, और इस पे जो प्रशासन था, प्रशासनिक या प्रशासन की बात करें, इसी को कहेंगे राजनीतिक। इन दोनों कामों को अलग कर दिया। अब इन दोनों कामों को अलग करने के लिए, व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक मंडल की स्थापना की गई। यानी कि व्यापारिक मंडल बोलें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये क्या देखेंगे, ये व्यापार को देखेंगे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी व्यापारिक मंडल। तो ये किसको देखेगा, व्यापार को देखेगा। यहाँ पे BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 24 है। और ये 24 की 24 कौन लोग होते थे, कंपनी के लोग होते थे। कौन होते थे, कंपनी के लोग। अगर हम प्रशासनिक कार्य हैं, कंपनी पर स्थापित करना है अपना शासन, किसको, ब्रिटिश सरकार को, तो ब्रिटिश सरकार यहाँ जो प्रशासनिक कार्य है वो किसको सौंपेगा भाई साहब, अपने लोगों को। तो यहाँ पे 6 लोगों की नियुक्ति की गई है, और ये 6 लोग हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन करेगा। कौन करेगा दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन। कितने लोगों की यहाँ पे नियुक्ति करेगा, 6 लोगों की नियुक्ति करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ब्रिटिश क्राउन ने कितने लोगों की नियुक्ति की, 6 की। और ये 6 लोग हैं, ये नियंत्रण स्थापित करेंगे किस पर, जो व्यापारिक मंडल है इस पर करेंगे। यानी कि ये जो राजनीतिक लोग हैं, इनका काम व्यापार करना नहीं है। ये जो कंपनी के लोग व्यापार कर रहे हैं, वो किस तरीके का व्यापार कर रहे हैं, कैसा व्यापार कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण स्थापित करने का काम किसका है दोस्तों, यानी कि BOC, बोर्ड ऑफ, किसके, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर हम दोस्तों BOC की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्या दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये इधर BOC की स्थापना कर दी, क्या दोस्तों, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और यहाँ पे BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी स्थापना की गई है। इसको हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पे जो हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि संख्या यहाँ पे 4 से घटा के कितनी कर दी, 3 कर दी। और एक एक्ट और आएगा 1833 वाला जो चार्टर आएगा, उसमें संख्या 3 से पुनः 4 कर दी जाएगी, और वहाँ पे एक अस्थायी सदस्य को बढ़ाया जाएगा जो लॉर्ड मैकाले के रूप में अस्थायी सदस्य होगा। यानी अस्थायी सदस्य की जो नियुक्ति की गई है 1833 वाले चार्टर में, वो जो की गई वो एक विधिक सदस्य के रूप में की गई है, विधिक अधिकारी के रूप में की गई है। और वहाँ पे जो व्यक्ति आता है अस्थायी सदस्य के रूप में, विधिक अधिकारी के रूप में, उसका नाम क्या होता है, लॉर्ड मैकाले। तो उस पर भी अभी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम आगे इससे अगला वाला जो है ना उसको देखते हैं। अगला अधिनियम हमारा कौन सा है, 1786 का, 1786 का, हाँ कौन सा है, 1786 का विशेष अधिनियम, 1786 का विशेष अधिनियम। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो इम्पोर्टेंट है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यह 1786 में जो गवर्नर जनरल आया है वो कौन आया है। तो आंसर आपको देना है, यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक बहुत प्रचलित नाम है, जाना हुआ नाम है, और ये अभी अभी अमेरिका के अंदर जो क्रांति हुई है उसमें ये भाग लेके आया है, और इसने रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। होता यह है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया भेजा जाता है गवर्नर जनरल के रूप में, और जब इंडिया भेजा जा रहा है तो इसकी कुछ डिमांडें हैं ब्रिटिश सरकार से। इसने ब्रिटिश सरकार से कहा कि आप हमारे लिए 2 काम करिए तब हम इंडिया जाएंगे। और 2 काम ये कौन कौन से बताते हैं, एक ये कह रहा है कि जो मुझे आप जिस पद पे भेज रहे हैं, यानी कि गवर्नर जनरल के पद पे भेज रहे हैं, तो इतना कर दीजिए आप कि गवर्नर जनरल जो है
वो एक सर्वोच्च कमांडर है, सर्वोच्च सेनापति है। और दूसरा ये कि जो मैंने अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी कि गवर्नर जनरल की 4 लोगों की कार्यकारी परिषद जो बताई थी, जो गवर्नर जनरल को सुझाव देगी, निर्णय देगी, उस निर्णय को कैंसिल कर सकूं, उस निर्णय के खिलाफ अपना नियम मैं बदल सकूं, ये 2 पावर मुझको चाहिए। फिर से आप सुनिए, एक तो ये गवर्नर जनरल का जो पद है वो सर्वोच्च सेनापति का पद कर दीजिए। दूसरा ये कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है उसके निर्णयों को मैं कैंसिल कर सकूं, ये 2 काम कर दीजिए। तो इसमें फिर सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार यही 2 काम करेगी और उन्हीं 2 कामों को यहाँ पे आपको लिखना है। देखिए, इसमें पहला काम क्या कि जो गवर्नर जनरल था इसको सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। क्या बनाया गया? सर्वोच्च सेनापति। दूसरा पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के निर्णय को रद्द करने की पावर दी गई। दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए? 2 काम यहाँ पे हुए हैं। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल यहाँ पे बन के आया है वो कौन आया है बताइए? अभी मैंने बताया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आया है यहाँ पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। इसने 2 काम करा लिए, एक तो सर्वोच्च सेनापति कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। और दूसरा गवर्नर जनरल को इतनी पावर दे दी गई कि वो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है जिसमें अभी 3 लोग बचे हैं उनके निर्णयों को ये रद्द कर सकता है। इस यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रॉबर्ट क्लाइव कितनी बार भारत आया? तो ये कितनी बार आया है दोस्तों? 2 बार आया है। कितनी बार आया? 2 बार। ये 2 बार आया, कब कब आया? तो यहाँ पे पहली बार 1786 में और दूसरी बार 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 1805 में आया इसकी यहीं पर 1805 में यूपी में मृत्यु हो जाएगी। यानी एक क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई या जिसको भारत में दफनाया गया? तो वो कौन सा है? कॉर्नवालिस। इसकी मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में, भारत में। और इसे कहाँ दफनाया गया? गाजीपुर में। तो ये ध्यान रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1805 में गाजीपुर में दफनाया गया। कितनी बार आया है ये? 2 बार आया, 1786 और 1805। इसे कहाँ दफना दिया? गाजीपुर में। क्वेश्चन यही बनता है कि ऐसा गवर्नर जनरल बताइए जिसको भारत में दफनाया गया या जिसकी मृत्यु भारत में हुई। तो कौन है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव है। सॉरी, क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप छाप लीजिए, एग्जाम के अंदर बहुत पूछा गया है। और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वो क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि कॉर्नवालिस कोड एक पूछा जाता है और दूसरा यहाँ पे पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है, स्थायी बंदोबस्त इसकी शुरुआत करने वाला कौन है? स्थायी बंदोबस्त की कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको हम स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त। दूसरा, अगर पूछा जाए कॉर्नवालिस कोड, तो कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत भी किसने की है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब की है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है 1793 में। डेट भी पूछी गई है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। और यहीं पर इसने एक कानून बनाया था, सूर्यास्त कानून। और सूर्यास्त कानून में क्या था
कि जो ज़मीन का मालिक है वो अगर लगान नहीं दे पाता था तो उसके लिए जो टाइम दे रखा है, जिस दिन का दे रखा है, अगर जमींदार जो है उसको सूर्यास्त से पहले उसने अगर टैक्स जमा नहीं किया तो क्या होगा कि जो ज़मीन है वो किसी दूसरे जमींदार को दे दी जाएगी। टैक्स नहीं दिया है उस जमींदार से ज़मीन छीन ली जाती थी। यही क्या था, सूर्यास्त कानून था। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। आज हम इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं और आगे जो अगला चार्टर आएगा उस पर हम बात करेंगे। प्रथम चार्टर जो आया है उसमें कोई ज़्यादा बात है नहीं, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं, कल फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।